हेलो और नमस्ते। स्टडी रूम में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम औपनिवेशिक शासन के आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब कॉलोनियल रूल आया था, यानी कि जब ब्रिटिश सरकार आई थी, तो उनके आने पर जो हमारे आदिवासी ग्रुप है, ट्राइबल है, उन पे क्या असर पड़ा था और क्या हुआ था। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, टाइटल कह रहा है कि आदिवासी मुखियाओं यानी जो ट्राइबल चीफ्स थे, मुखिया यानी कि यहाँ पे जो बहुत हायर अथॉरिटी पे यानी कि बहुत ऊंचे स्तर पर जो आदिवासी ग्रुप थे, जो ट्राइबल के चीफ थे, आदिवासी मुखिया थे, उनका क्या हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से ही जो आदिवासी इलाके थे, उनके जो मुखियाएं थे, वे एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान उनका होगा। ठीक है, मुखिया बहुत ही, उनको बहुत माना जाता था, उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उन्होंने अपने प्रशासनिक शक्तियां यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, वो अंग्रेजों के हाथ दे दी थी। तो क्या हुआ था, कई ऐसी जगह थी जहाँ पे अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंध करने के लिए वे स्थानीय नियम खुद बनाने लगे। ठीक है, ब्रिटिश शासन की तरह आदिवासी मुखिया का कामकाज और अधिकार बिल्कुल बदल गया। ठीक है, जो भी उनका तरीका था कामकाज और अधिकार का, वो बिल्कुल बदल गया था। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला, मालिकाना मिला मतलब उनको जमीन मिली, मतलब वो उस जमीन के हकदार बने हुए, उनके मालिक बने। लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियां थी वो छीन ली गई थी। तो जमीन के बदले सरकार ने उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी या शासकीय जो भी शक्तियां थी, ठीक है, उनको छीन लिया गया। उनके प्रशासनिक शक्तियां और जो भी थी सब कुछ छीन लिया था। ठीक है, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा दिए गए नियमों को फॉलो करना था। तो जो ब्रिटिश सरकार के जो नियम थे, ब्रिटिश के नियम, वे उनको अब फॉलो करते थे या उनको अब मानना उनको बाध्य कर दिया गया था कि अब आपको किसी को सुनना पड़ेगा या यही बातों को और यही नियमों को मानना पड़ेगा। उन्हें अंग्रेजों पर नजराना देना पड़ा। ठीक है, क्या देना पड़ा? नजराना देना पड़ा। और अंग्रेजों के प्रतिनिधि को हैसियत से अपने जो समूह को जो अनुशासित करने का जो उनका पूरा कर्तव्य था, वो उनको रखना पड़ा। ठीक है, अब जो पहले उनके पास शक्तियां थी, वो सारी शक्तियां सब खत्म हो चुकी थी और उनके जो पारंपरिक उनके जो काम थे, वे उनको उससे अलग करने की कोशिश में लग गए थे। यहाँ पे अब हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं घुमंतु काश्तकारों। ठीक है, अब वो क्या थे हम उनके बारे में देखते हैं। तो अंग्रेजों को इस बात से बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी कि बहुत सारे जो आदिवासी ग्रुप थे, वे इधर उधर घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को उनपे नियंत्रण करना या उनपे काबू करना, उनपे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता था। ठीक है, तो वे चाहते थे कि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी का एक समूह बन जाए और वो एक स्थायी रूप से एक जगह पे बैठ जाए, या तो वे खेती करे या भी कार्य करे, ताकि वे उनपे नजर रख सके और उनको कंट्रोल कर सके, उनपे नियंत्रण रख सके। स्थायी रूप से एक जगह रहने वालों पर, किसानों पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। अंग्रेज अपने शासन के लिए जितनी भी आमदनी का नियमित स्रोत था, वो चाहते थे कि एक जगह से आए और वो कंट्रोल करना वो चाहते थे कि सब आसानी से हो जाए। ठीक है, तो फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए। क्या नियम लागू किए? उन्होंने जमीन को मापकर एक प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा हिस्सा दे दिया गया। उन्हें ये भी तय किया गया कि कितना लगान कितना किसको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगान की बात कर रहे हैं। फिर जमीन की हिस्सेदारी लग गई,
ठीक है, और उन्हें ये भी तय कर दिया कि कितना लगान किसको दिया जाएगा। और यहाँ पे अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त यानी कि लैंड सेटलमेंट की शुरुआत की और राज्य की आय का हिस्सा तय कर दिया गया। ठीक है, हालांकि झूम कल्टीवेटर्स यानी कि जो झूम काश्तकार हैं उनको स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत ही कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, तो जहाँ पे पानी कम है और मिट्टी सूखी है वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वालों को झूम काश्तकारों का अक्सर नुकसान ही होता है, क्योंकि उन्हें खेत वाले उपज नहीं दे पाती है। ठीक है, जो खेत वाली जो उपज होती है, जो उसका ग्रोथ होता है, वे वो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो उस समय जो राज्य थे, जो झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उनकी परंपराओं को ढंग से जीने नहीं दिया जा रहा है, उनको जिया जाए, क्योंकि वे इनकी परंपरा थी कि वे एक जगह से दूसरी जगह जाके वो घुमंतु काश्तकार थे। मतलब क्या हुआ कि वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, वहां सेटल होते थे, वहां पे अपना घर बसाते थे, और जैसे ही वहां पे उनका काम खत्म हो जाता था वे दूसरी जगह चले गए। ठीक है, तो व्यापक के विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी ही पड़ गई और ऐसे कबीलों को जंगलों से कुछ हिस्सों पे घुमंतु खेती को छूट दे दिया जाना पड़ा। अंग्रेजों को उनको अपना परंपरा निभाने का और सब कार्य करने का उनको छूट दिया गया। ठीक है, वन कानून और उन्वेक्स प्रभाव, ये शब्द उनके होगा, तो एक मिनट, उनके तो अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जंगलों में नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आरक्षित वन, आरक्षित, ठीक है, तो आरक्षित वन घोषित कर दिया था। अब उससे क्या हुआ था, और कुछ वनों को संपत्ति घोषित कर लिया था कि इन वनों को अगर हम प्रोटेक्ट करके या बचा के रखेंगे तो वो उनसे कुछ ना कुछ निकाल के उनसे संपत्ति बना सकते हैं, या तो व्यापार में इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आवाजाही यानी मूवमेंट, खेती, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, आवाजाही, खेती, शिकार और इकट्ठा होने पर जो भी प्रतिबंध थे, वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनके बारे में बात होगी। ठीक है, फिर आजीविका के नुकसान के परिणाम स्वरूप स्वभाव उनका ऐसा होता था। ठीक है, इन जंगलों में जो लोग थे उनको स्वतंत्र रूप से घूमने और झूम खेती करने का, फल इकट्ठा करने का, पशुओं का शिकार करने का इजाजत नहीं था। ऐसी सूरत में जो झूम, अब जब मना कर दिया था उनको झूम काश्तकार करने का, झूम कल्टीवेशन करने को रोक दिया गया, तो वे जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए बहुत सारे उनमें से बहुतों ने काम और रोजगार की तलाश में या जिंदा रहने के लिए मजबूरन दूसरे इलाके में उनको जाना पड़ गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने आदिवासियों को बोला कि वे वन में नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने सब आरक्षित कर लिया था और अपने हिस्से में कर लिया था, जिसकी वजह से जैसे हमने बताया कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, खाने की तलाश में, काम की तलाश में वगैरह। ठीक है, जैसे ही अंग्रेजों ने इन जंगलों के भीतर आदिवासियों को रहने की पाबंदी लगा दी थी, उनके सामने एक समस्या हो गई। अब समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स, ठीक है, जो रेलवे स्लीपर्स के लिए उनको पेड़ काटने थे और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूर का इंतजाम कहाँ से किया जाए, वो तो होगा नहीं। और हमें पता है कि अंग्रेज उस जमाने में रेलवे जो आज हमारे भारतवर्ष में है, वो अंग्रेज की दी गई गिफ्ट मान सकते हैं, गिफ्ट है, तोहफा है,
जो अभी हम तोहफा मानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का। उन्होंने शुरुआत की थी अपने एक जगह को, अपने सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने की, ताकि उनका व्यापार आसान हो जाए। वो हमारे लिए एक तरीके से बाकी के समय में तोहफा होता है। तो उस जमाने में उनको स्लीपर के लिए बोगियां बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। अब जब उन्होंने आदिवासियों को हटा दिया तो अब मजदूर कहाँ से मिलेंगे? तो इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा विवाद और बहुत सारी चीजें होने लगी। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों के बाद वे वन संसाधनों का उपयोग करने के लिए और श्रम का निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वे वन गांवों की स्थापना उन्होंने कर दी थी। तो अब वन कानून और उनका जो प्रभाव था, समय के साथ वन कानूनों द्वारा लगाए गए जो भी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप 1906 में सोंग्राम संगमा, ठीक है, सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए गए जो वन सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था। ठीक है, बहुत सारे आदिवासी समूह बना के उन्होंने अपने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, विरोध किया, कानून के खिलाफ उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से सीधा मना कर दिया और कहा कि उनके तौर तरीके के हिसाब से कार्य होना चाहिए, क्योंकि उनकी परंपराएं और उनके जो रहन सहन है उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की थी, और यही खुलेआम बगावत में जो 1906 और 1930 में दशक में ये सारे सत्याग्रह और ये सारी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। ठीक है, व्यापार की समस्या, रेशम उत्पादकों की स्थिति। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआ क्या कि जो रेशम, जिसको हम इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं, उसका हमें पता था कि जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने जो भी काम था अपना व्यापार सूती और रेशम के से ही शुरू किया था। हमने पहले चैप्टर में भी ये बात करी। तो अब जब इतना समय बीत चुका था, उन्होंने अपने व्यापार इतने बढ़ा दिए थे विदेशी देशों में, अंग्रेजी देशों में, यूरोपीय कंट्रियों में, कि जो डिमांड थी सिल्क की, रेशम की, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि क्वालिटी मेंटेन करना। क्वालिटी मतलब बहुत अच्छा सामान होना चाहिए, घटिया नहीं होना चाहिए, एकदम उच्च क्वालिटी का, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये समस्या भी ब्रिटिशर्स के दिमाग में आ गई थी कि कैसे हम सस्ते में ऐसा काम करें। ठीक है, तो हाँ, जल्दी जल्दी उनको कार्य कराना था। वे वन उपज खरीदने थे, नकद खर्चे देखने थे, आदिवासियों से उनकी मजदूरी देखनी थी और पैसे भी कमाने थे। तो हर चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, हजारीबाग में जो रेशम के कीड़े थे, यानी कि कुकून जिसको हम बोलते हैं, जो तो अब ये जो आदिवासी ग्रुप थे, कौन थे? संथाल थे, और जो मिडिल मैन थे यहाँ पे, बिचैली लोग, जाने मतलब जो बीच का कार्य करते थे, जो इन आदिवासी और ब्रिटिशर के बीच के जो लोग होते थे, उन्होंने कम कीमत दी और फिर उन्हें 5 गुना अधिक कीमत में बेच दिया। मतलब सस्ते में खरीदा, उनको बहुत बुरी तरीके से उनसे बहुत कम पैसों में कार्य कराया और उसके बाद बहुत हाई रेट पे उनको बेच दिया। इस वास्तविकता से बहुत सारे आदिवासी उत्पादकों और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया गया था, क्योंकि उनके कार्य के लिए उनको अच्छा दाम नहीं मिल रहा था, और ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये आदिवासी लोग अपना मजदूरी शुरू कर रहे हैं और कैसे वे सिल्क को रील कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, रेशम को, और कुकून बना रहे हैं। ठीक है, तो जो रेशम के कीड़े हैं उसी से सिल्क बनाया जाता है, यानी रेशम बनाया जाता है। तो इन्होंने क्योंकि इतने गंदे पैसे मांगे और उन्होंने इतने हाई, बहुत ही ऊंचे दाम पे उन्होंने बेचा कि बिल्कुल ये चीज आदिवासियों को मान्य ही नहीं था। काम की तलाश। ठीक है, अब क्या हुआ जब 1920, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कोयला के कारखानों की। तो 1920 के दशक में बिहार में झरिया और रानीगंज
जैसे जो इलाके थे उनके काल कोयले के खदानों में लगभग 50% जो लोग कार्य करते थे वो कौन थे? वे ये सारे आदिवासी लोग थे, क्योंकि उनको उनके वनों से हटा दिया गया था और उनको काम तो ढूंढना था, अपनी पेट तो भरनी थी, तो वो सारे ही काम की तलाश में कोयले के खदानों में चले गए थे। ठीक है। और जो असम के चाय बनाने वाले थे, वे भी जो टी प्लांटेशन जिन्होंने लगाई थी, और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने लग गए। और ये सारे आदिवासी बहुत ही बड़ी संख्या में और बहुत कम वेतन में उनको रिक्रूट कर लिया गया या उनको भर्ती कर दिया गया ताकि उनसे काम कराया जा सके। ये चीज बहुत ही सैड थी, बट ये सही में हुआ था, ये बहुत दुखद थी। लेकिन इतना बुरा हाल हो गया था उस जमाने में कि 50% से ज्यादा आदिवासी का पूरा ग्रुप ये काम में लगा हुआ था। तो ये सोचने वाला एक प्रश्न है जो हम आज के जमाने में इसको हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, या हम इसको सोच सकते हैं कि उस जमाने में जब नया नया कोयला का खदान लगे थे तो उनको पता नहीं था बहुत सारी चीजें, सेफ्टी मेजर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब चीजें पता नहीं थी। आज के जमाने में अगर हम देखें, जैसे सवाल जो पूछ रहे कि पता लगाइए कि कोयला खदानों में काम की हालत क्या बदली है और क्या हाल है, उनका मौत के कारण क्या होते हैं, उस जमाने में कुछ नहीं था। जैसे आप इसके पहले वाले तस्वीर में भी देख रहे हैं, ना उनके पास ग्लव्स हैं, ना उनके पास मास्क है, बस उनको हाथ में एक हल जैसा दे दिया है, एक बास्केट दे दिया है और बोला है जाके तुम उसको कोयला निकालने की कोशिश करो। आज के जमाने में अगर हम इस तस्वीर से आज के जमाने में अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो बहुत फर्क आ चुका है। मास्क होते हैं, मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क होती है, लाइटें होती है, इतने बड़े देर तक कार्य उनको नहीं करना पड़ता है। तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो आई है, थोड़ा बदलाव जरूर आया है, बट अभी भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इतने दुखद हालत में रहते हैं, बहुत से ऐसे ट्राइब्स भी हैं जो इतने दुखद और गरीबी में रहते हैं कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता बल्कि इन खदानों में जाके काम करके सस्ते में काम कर लेंगे। और आज के जमाने में अगर हम दिक्कत देखें तो चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों से कार्य कराना, बच्चों से लेबर बनाना, क्योंकि वे सस्ते में काम कर लेंगे, उनके हाथ छोटे छोटे होते हैं, उनसे ज्यादा काम कराया जाता है, उनमें ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये सब चीजें उस जमाने से आज जमाने में कंपेयर करें तो अलग लेवल में बुरी चीज हो रही है। बट अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें, तो सुरक्षा के बारे में बात करें, तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट जरूर आई। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाय।